हाय माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। और मैं आशुतोष शुक्ला, आपका बायोलॉजी टीचर। और आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के अगले टॉपिक के बारे में। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 बायोलॉजी, जिसमें अभी तक हमने 4 वीडियोस कवर अप कर लिए हैं। और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बात किया था, जिसमें कि हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा तक उसमें कवर किया था। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के सारे टॉपिक्स। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देंगे, उसके बाद हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे दो पार्ट आते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आइए फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इस साइड खाली है, तो इसको हम एंगेज कर दें ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए ह्यूमंस में क्या होता है। ह्यूमंस ह्यूमंस मतलब हम लोग, ठीक है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हम लोगों में? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ये बात है भाई, हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये भी मैंने बताया था वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के बारे में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात हमने की थी अपने पिछले वीडियो में। तब तक अगर आपने ये सब सारी वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है इसका या डिस्क्रिप्शन में, इसको देख लो ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ह्यूमन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ह्यूमन में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब देखो भाई, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। और एक बात हमने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो हमेशा सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब करती है। कौन सा सब्सटेंस? हमेशा सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब करती है। और हम जो फूड लेते हैं वो कौन सा सब्सटेंस होता है? वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में होता है। वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और हमारी बॉडी कौन सा फॉर्म एब्जॉर्ब करती है? हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म एब्जॉर्ब करती है। और हमारा जो फूड रहता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। तो फिर एक प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस, जिससे क्या होता है कि ये सिंपल वाला, ये कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। उस कंप्लीट प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? उस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन, ठीक है। उस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। और ह्यूमन में भी क्या होता है? डाइजेशन होता है। अब देखिए, डाइजेशन से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जब हमने आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बताया था तो उसमें आपको हमने स्टेप्स बताए थे। क्या बताए थे? पहला इंजेशन था, फिर दूसरा डाइजेशन था, फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन था, फिर एसिमिलेशन था, फिर इजेशन था। तो डाइजेशन से भी पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इंजेशन की, ठीक है। सब डाइजेशन से भी पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें इंजेशन की। अब देखो भाई, हम सबसे पहले बात कर ले कि हम अपना फूड माउथ, ह्यूमन में इंजेशन कहां से करते हैं। इंजेशन भाई एब्सोल्युटली आपसे पूछेंगे भाई इंजेशन कहां से होता है, कहते हो माउथ से, ठीक। माउथ से बस इंजेशन यहीं पे हो जाता है। जैसे हमने ये अपने लिप्स के अंदर फूड लिया तो इंजेशन का काम खत्म। उसके बाद तुरंत पता है क्या स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन। ये नहीं कि भाई जब तक मुंह में तब तक हम इंजेशन नहीं कर रहे हैं। अगर हमने मुंह के अंदर ले लिया मतलब हमारा इंजेशन का काम हो गया, अब वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये भी बहुत से लोग अभी तक इस उसमें रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि डाइजेशन हमारा केवल यहाँ अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है। ऐसा नहीं, डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे स्टार्ट होता है अभी आपको बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर फटाफट वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। तो फिर ह्यूमन में क्या होता है? अब एक बात ध्यान रखो, पहले ह्यूमन में इंजेशन की बात देख लो, फिर उसके बाद डाइजेशन। पहले हम सारे स्टेप्स लिख लेते हैं ना। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक। अब देखो, ह्यूमन में इंजेशन कहां से होता है? माउथ से। ह्यूमन में इंजेशन माउथ से होता है। डाइजेशन कहां से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब इसमें हम अगर एक एक पार्ट में, क्योंकि हर कई जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस का डाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है, तो इसलिए हम पूरी एक एक यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है। डाइजेशन कहां होता है हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। एब्जॉर्प्शन कहां होता है? एब्जॉर्प्शन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन तक में हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। उसका एसिमिलेशन ब्लड के थ्रू होता है और उसके बाद इजेशन हमारा एनस के थ्रू होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूरा ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस है हमारा? मतलब पूरा न्यूट्रिशन का ह्यूमन में प्रोसेस यही है। सबसे पहले हमने माउथ के थ्रू इंजेस्ट किया, फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? आएगी। और उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हमारा कहां होगा? ब्लड में एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद फिर इजेशन। इजेशन हमारा एनस में हो गया। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई यहां तक। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, बात करते हैं हम, ठीक।
किस चीज की बात करते हैं हम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट हो गया हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक। कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया हमने? 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया आराम से। पहला पार्ट हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट हो गया हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल्स को हम क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कैसे क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे कहां कहां डाइजेशन होता है उसको देखते हैं। सबसे पहला माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, क्या बात है, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट में एनएस, ठीक है। कितने? माउथ, बकल कैविटी, बकल कैविटी ढक्कन लिखा गया क्या यार, चलो ठीक है। माउथ, माउथ के बाद फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे हो गए एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में देख लो। सबसे पहला सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद लीवर, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और फिर पैनक्रियास, ठीक है। ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड पैनक्रियास। तो कितने पार्ट में सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, और एलिमेंट्री कैनाल को 8 पार्ट में, दुगना हो गया, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ताकि फ्लो चार्ट प्रूफ में बना लोगे तो आपको एग्जाम टाइम रिवीजन में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़े, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल से पहले हम एक बार अपना ये डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें आते जाएंगे। देखो सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल, इसमें एलिमेंट्री कैनाल गया और डाइजेस्टिव ग्लैंड के दोनों के पार्ट्स हैं। तो हमने सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में क्या लिखा था? माउथ। ये देखो यहाँ पे हमने ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं शो किया, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो जाता है, लेबलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमने केवल मेन पार्ट बना दिया, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम बना देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मार्क्स नहीं कट होंगे, तो आप टेंशन न लीजिए, आराम से इसको बनाइए। तो ये क्या होता है? माउथ, सबसे पहला पार्ट माउथ। माउथ के बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पे अभी हमने क्या किया? सैलिवरी ग्लैंड हो गई। सैलिवरी ग्लैंड के बाद यहाँ पे हमारा होता है, यहीं पे फेरिंग्स होता है, यहाँ पे यहीं पे फेरिंग्स होता है। उसके बाद फिर ये ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई पार्ट वर्क नहीं है, जब हम इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तब इसका वर्क हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लीवर, लीवर के जस्ट नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ पे ये स्टमच हो गया, और ये पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद ये जो अंदर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो बाहर साइड है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका सबसे ये पार्ट क्या है? ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, और ये एनस, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम के पार्ट्स हो गए। अब धीरे धीरे हम इसको आपको समझाएंगे कि इसमें से एक एक थिंग आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, बस देखते रहिए। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेना। एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ले तो पता है क्या होता है? ये 8 to 10 मीटर लॉन्ग, ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ऑफ वेरिंग डायमीटर। और इसका डायमीटर क्या करता है? वेरी करता रहता है, मतलब कहीं डायमीटर कम कहीं ज्यादा। जैसे माउथ की डायमीटर दूसरा, और नीचे अंदर स्टमक का डायमीटर दूसरा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर दूसरा, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर दूसरा। तो फिर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल 8 से 10 होते हैं, 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, और इसके डायमीटर इधर से उधर हर जगह वेरी करते रहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब फिर बाकी इसके पार्ट्स हमने आपको लिखाई दिए 8 के 8 पार्ट। अब हम देखते हैं पहला पार्ट इसका क्या है? माउथ।
माउथ की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहे, माउथ की बात तो आप जानते हैं, माउथ को एक्सप्लेन करने की उसकी कोई जरूरत है नहीं है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं फिर बताते हैं क्या होता है। माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट विथ टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स। ठीक है, क्या है, माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स होते हैं। तो ये बातें क्लियर है, आप अपना प्रैक्टिकली आप अपने बॉडी में इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, माउथ क्या है, ये ट्रांसवर्स स्लिट है, टू सॉफ्ट मूवेबल स्लिट होते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है, यहां से इसके बाद लिखते हैं इंजेक्शन टेक्स प्लेस हियर, इंजेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम हियर, यहां से क्या होता है। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, ये बातें क्लियर हुई, यहां से क्या होता है, इंजेक्शन यहां से होता है। ठीक है, ये हो गया माउथ, और माउथ से बाद यहां से क्या होता है, इंजेक्शन यहां से होता है। ठीक, अब माउथ की बात, हम माउथ के बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा था, बकल कैविटी। दूसरे नंबर पे बकल कैविटी। ठीक, बकल कैविटी, जब बकल कैविटी मतलब माउथ का तो यही काम, बकल कैविटी जो हमारे मुंह के अंदर वाला सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर पता है क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं बकल कैविटी के अंदर, थ्री थिंग्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, सबसे पहला होता है पैलेट, फिर दूसरा होता है टंग, और तीसरा होता है टीथ। पैलेट, टंग एंड टीथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें होती हैं। तो फिर सबसे पहले आप इसका माउथ की डेफिनेशन का और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको इरेज करके तब आगे हम इसकी डेफिनेशन आपको दे। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम इसको पहले यहां से इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला क्या होता है, पैलेट हमने लिखा है ना, ये पता है क्या होता है, जो माउथ के आप आइस माउथ को और आप अपने मुंह में फील करिए, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपरी पार्ट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैलेट। तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी, हमारे बकल कैविटी के जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम पैलेट। ये बात ठीक हो गई, क्लियर हुई यहाँ पे। दूसरे नंबर पे हमारा टंग। टंग क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर helps in mixing of saliva with food। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, टंग के बारे में भी आप जानते हैं, जीभ, ये क्या करता है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल से बना होता है, ये भी जानते हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं होती, ये मस्कुलर मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है, ये क्या हेल्प करता है, ये सलाइवा को फूड में मिक्स करने में हेल्प करता है। क्योंकि कभी कभी आप देखो, जब अगर आप खाना थोड़ी देर लेके मुंह में चबा लो, फिर उसको अगर बाहर निकलो तो बहुत ही चिपचिपा टाइप होता है, एकदम चिकना, एक तरीके एकदम चिकना होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमारी टंग ने उसमें क्या हुआ, सलाइवा पूरी तरीके से मिक्स कर दिया है। अगर सलाइवा मिक्स ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो फूड मूव नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हुई टंग का फंक्शन। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है टीथ। ठीक, तीसरे नंबर हमारा क्या आता है, टीथ। टीथ क्या करता है, ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टीथ का क्या काम है, टीथ हमारा क्या करता है, फूड को स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को ब्रेक कर देता है टीथ। अब देखो, अभी तक हमने आपको बताया था, मैंने बोला था कि हमारे पास माउथ यहाँ से इंजेक्शन हो गया, उसके बाद यही माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे पता है किस चीज का डाइजेशन होता है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर बकल कैविटी, सॉरी माउथ नहीं, बकल कैविटी, बकल कैविटी में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च विद द हेल्प ऑफ सर। ठीक है, बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से स्टार्च का डाइजेशन किसमें हो जाता है, बकल कैविटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, पैलेट, टंग एंड टीथ। उसके बाद फिर यहाँ पे किस चीज का डाइजेशन हो जाता है, सलाइवा की हेल्प से स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। तो ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर हम इसको इरेज करके आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े।
ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलो फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट था, पहला हमने क्या पढ़ा था, माउथ, उसके बाद दूसरा हमने बकल कैविटी पढ़ लिया, तीसरा जो है वो है फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। ठीक है स्टूडेंट, देखा यहाँ पे अभी तक आपने क्या देखा, माउथ देखा, माउथ के बाद बकल कैविटी में क्या हुआ, ये पूरा बकल कैविटी का पार्ट है, इसमें क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट हुआ जिसकी हेल्प से स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। ये बातें क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स पता क्या होता है, अब देखो कभी कभी आपने अपनी लाइफ में फील किया होगा डेली लाइफ में कि कभी कभी आप खाना खाते रहते हो, ठीक है, खाना खाते हुए आप कोई भी सडन एक्शन हो जाता है, उसका क्या होता है, खाना खाते हुए कोई चीज पानी नहीं पीते तो तुरंत पानी नाक से बाहर आने लगता है। ठीक, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक, पानी नाक से बाहर आने लगता है, क्यों बाहर आने लगता है, फिर दिमाग में नहीं आया कि कहीं ना कहीं ऐसा है जो फूड पाइप और विंड पाइप एक साथ है, तभी तो फूड पाइप से खाना कहाँ पे आ गया, नाक से विंड पाइप है, मुंह से फूड पाइप है, तो फूड पाइप से खाना विंड पाइप में आ गया ना। तो फिर यही वो जगह पता है क्या, फेरिंग्स, जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप, जैसे मान लो ये हो गया फूड पाइप, ये हो गई विंड पाइप, दोनों जहां से कॉमन पासेज, जहां पे दोनों में है कॉमन पासेज, मतलब दोनों एक दूसरे को, जैसे मान लो ये हो गया विंड पाइप, ये हो गया फूड पाइप, जहां से दोनों कॉमन पास कर रहे हैं, दोनों में पासेज एक ही जगह से पास हो रहे हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, कॉमन चैम्बर बोलते हैं इसको, फूड पाइप और विंड पाइप। ठीक है, तो फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर ऑफ पासेज ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। ठीक, ये बात हो गई फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में कॉमन चेंबर हो गया। अब बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि जब अगर फूड पाइप और विंड पाइप एक साथ ही क्रॉस हुई है, तो जब हम नॉर्मल खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप में क्यों नहीं आ जाता, ये भी क्वेश्चन है। क्यों नहीं आता, पता है क्यों नहीं आता, एक वहां पे मस्कुलर कवरिंग होती है, वो पता है क्या होती है, इपीग्लॉटिस। सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके एग्जाम के लिए। इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस पता है क्या करता है, इपीग्लॉटिस प्रिवेंट फूड टू कम इन विंड पाइप। इपीग्लॉटिस फूड को विंड पाइप में आने से रोकता है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर फेरिंग्स क्या हो गया, कॉमन चेंबर हो गया पासेज का, जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप एक साथ पास करती हैं, और उसके बाद फिर जब यहाँ पे जब हम फूड भोजन लेने लगते हैं तो फिर जो कॉमन चेंबर पासेज का होता है उसको इपीग्लॉटिस क्या कर देती है, कवर कर देती है, ताकि, और जब सडन एक्शन होता है, कोई अचानक हम एक्शन कर देते हैं तो उसके बाद फिर जैसे हंसने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं तो क्या होती है, इपीग्लॉटिस की कवरिंग हट जाती है और फिर भोजन क्या हो जाता है, फूड हमारा विंड पाइप से बाहर आ जाता है। कभी कभी होता है, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये बातें यहां तक क्लियर हो गई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, हमने कितने, 3 चीजें पढ़ ली, क्या क्या, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स। अब चौथा हमारा ईसोफेगस। देखो ईसोफेगस पता है क्या है, अब जब से यहाँ पे हमारा फेरिंग्स खत्म हुआ, अब यहाँ से स्टमक यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टमक तक जाने में जो पाइप होती है उसी को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये पता है कितने सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और क्या करता है, कैरी फूड टू स्टमक। ये भोजन क्या करता है, स्टमक में ले जाता है। ठीक, ये फूड क्या करता है, स्टमक में ले जाता है। तो ईसोफेगस, अब भाई कैसे जाता है, ईसोफेगस में भी जाने के लिए एक अजीब तरीके की मूवमेंट होती है। देखो यहाँ पे जो पाइप होती है ना, पाइप क्या होता है, तुरंत कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। जैसे अभी मान लो कोई तुम पाइप में कुछ भर लो, कोई सब्सटेंस भर लो, उसका क्या करो, पाइप को ऊपर से एक बार दबा दो, फिर उसके बाद जब वो दबाओगे तो खाना आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब फिर उसके बाद खोल दोगे तो पीछे नहीं जाएगा, फिर उसके बाद फिर अगर आगे दबेगा फिर खाना आगे बढ़ेगा, फिर वो सब्सटेंस जो रहेगा आगे बढ़ेगा। जैसे यही पाइप है, अगर मान लो ये तो मार्कर है, दबेगा नहीं, लेकिन अगर पाइप होती, रबड़ पाइप होती, तो हम क्या करते हैं, हल्का सा दबाते तो जो यहाँ सब्सटेंस है वो आगे बढ़ता बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता, फिर उसके बाद फिर जब यहाँ हम दबाते तो फिर वो और आगे बढ़ता, फिर आगे, तो वही कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। ये एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड क्या होता है, यहाँ से नीचे जाता है।
ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट। ठीक, क्या बोलते हैं, द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन movement the contraction and relaxation movement of walls of esophagus is known as पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट। ठीक स्टूडेंट, किसको क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क स्टार बना के लिखिए ना इसको। ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है वॉल्स ऑफ इसोफेगस में, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई थी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसोफेगस का भी हम स्टमक के ऊपर तुरंत जंप करते हैं फटाक से। ठीक स्टूडेंट, हो गया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये इसोफेगस, यहीं पे इतनी ही दूर में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक कौन सा, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, स्टोमक। ठीक, पांचवा नंबर हमारा स्टमक। स्टमक सबसे बड़ा पूरे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद और जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ये ऐसे पॉइंट वाइज एग्जाम में लिख दो कि एग्जाम में एकदम प्रसन्न हो जाएगा, नंबर फटाफट दे डालेगा। जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। कौन सा स्ट्रक्चर, जे शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये जे शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये भी कितने, लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये भी होता है। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, तो ये तीन चीजें यहाँ पे हो गई। क्या है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, उसका जे शेप स्ट्रक्चर होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अगर फूड सबसे ज्यादा कहीं रहता है तो पता है कहाँ रहता है, वो हमारे स्टमक मतलब पेट में रहता है। सबसे ज्यादा कहीं रहता है तो पेट में रहता है। कितने टाइम तक रहता है, कोई ये अंदाजा है आपको, फूड रहता है, फूड स्टोर्स अबाउट 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे, मतलब भोजन के कितने घंटे, 3 घंटे तक लगभग फूड यहाँ पे रहता है। ठीक, और यहाँ पे डाइजेशन किस चीज का होता है, फूड यहाँ पे रहता है 3 घंटे, तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टमक, ये भी बात लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ, स्टमक, ये स्टमक क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फूड इसमें 3 घंटे तक रहता है, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये बात क्लियर हुई। अब भाई यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होता है, अभी तक आपने हमको देखा था ग्लैंड्स हमने आपको दिखाया था। सबसे पहले हमने सलाइवरी ग्लैंड लिखा था, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड था। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम कहाँ पे है, यही स्टमक में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में से 3 टाइप की थिंग्स सीक्रेट होते हैं। किनके, कितने, 3 से। कौन कौन से, सबसे पहला नंबर फर्स्ट HCl, नंबर 2 पेप्सिन, नंबर 3 म्यूकस। ठीक है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक, 3 चीजें होती है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जानते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है। अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो स्किन जला देगा, कपड़ों पे गिर जाए तो कपड़े जला देगा। तो अब बात ये आती है कि भाई अगर हमारे पेट के अंदर है, बाहर जब इतना खतरनाक है, स्किन गिरा दे, कपड़े जला दे, तो पेट के अंदर हमारे पेट को भी जला देना चाहिए था, पेट, पूरे पेट को जला के डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारा म्यूकस है, जब ये HCl सीक्रेट होने लगता है तो म्यूकस क्या करता है, सीक्रेट होकर पूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है उसके चारों ओर स्टमक के। तो फिर क्या होता है, वहां पे HCl का असर जो होता है वो हमारे फूड पे नहीं हो पाता, फूड पे नहीं, सॉरी, स्टमक की वॉल्स पे नहीं हो पाता फूड को, तो वो एसिडिक मीडियम। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड, ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन,
प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट वॉल्स ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। ठीक है, HCl से स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। कहीं पे भी आप स्टमक के बारे में आ जाए इतना लिख दो भाई, नंबर फाड़ ये देगा एग्जामिनर, कहीं नहीं छोड़ेगा। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे स्टमक की वॉल्स को HCl से प्रोटेक्ट करता है। ये बातें इतनी यहाँ पे आप क्लियर हो गई तीनों चीज, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो, तो फिर हम आगे इसके बढ़े। ठीक स्टूडेंट्स, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। क्या बात है भाई, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते रहो ऐसे एकदम से, मतलब फाड़ दोगे इस लॉकडाउन में पूरा चैप्टर। ठीक, खत्म ही है। अब हम बढ़ते हैं आगे, स्टमक तक की हमने बात कर ली। अब भाई स्टमक से फूड पता है कहाँ जाता है? स्टमक से फूड हमारा जाता है 6वां नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी तक हमने स्टमक की बात की थी, क्या हुआ? सबसे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बताया था हमने स्टमक को। स्मॉल इंटेस्टाइन पता है क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लॉन्गेस्ट पार्ट होती, करीब अबाउट 6 मीटर या 20 फीट ले सकते हो भाई। इतनी बड़ी 20 फीट मतलब 2 फ्लोर की बिल्डिंग हुई, सोचो अगर इतनी बड़ी हाइट हो जाती, इतना अगर सीधा सीधा होता तो कितने बड़े होते आदमी, लेकिन नहीं, एकदम उसी में पूरा क्वाइल्ड रहती। जैसे यहाँ पे भी हमने बनाया है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ, स्टमक से ये घूम के कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो इसको हमने यहाँ पे, तो क्वाइलिंग इतनी पॉसिबल नहीं है, बाकी यहाँ पे पूरा ऐसे ऐसे क्वाइल्ड रहते हैं। ठीक है, तो वही क्वाइलिंग की वजह से हमें इसकी लेंथ, हमने अभी तक वो बताया था आपको एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 8 से 10 मीटर बताई थी, इसमें से 6 मीटर केवल यही रहता है। ठीक, 6 मीटर केवल ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पता क्या होता है? ये इसके अंदर डाइजेशन जो होता है, इसके अंदर डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डाइजेशन पता है किस किस चीज का होता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। जो प्रोटीन थोड़ा बहुत बच जाता है वहां से, उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हेयर। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पे डाइजेशन पता है किस किस का? कौन कौन ग्लैंड्स यहाँ पे अपना सिक्रीशन सीक्रेट, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में सीक्रेट कर दिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में सीक्रेट कर दिए। अब यहाँ पे पता है कौन कौन सीक्रेट करता है? यहाँ पे लीवर एंड पैनक्रियाज सीक्रेट दियर सिक्रेशन, सीक्रेट दियर सिक्रेशन हेयर। लीवर और पैनक्रियाज क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जो सिक्रेशन होता है वो सीक्रेट कर देते हैं। अब भाई लीवर क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, ये सारी अभी हम जब ग्लैंड्स की बात करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, तो सारी लीवर और पैनक्रियाज अपना सिक्रेशन यहाँ पे सीक्रेट कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन भी यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन यहाँ डाइजेस्ट होते हैं, और लीवर एंड पैनक्रियाज यहाँ सीक्रेट होती हैं, और इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब उसके बाद अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, और वो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको इरेज कर दें, फिर बताते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और किस तरह हम सारी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इस तरह होता है, हमारा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई का स्ट्रक्चर इस शेप में होता है, कुछ ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट वायर है, ठीक, स्ट्रेट वायर है तो मान लो उसकी लेंथ लगभग मान लो इतनी है। अब उसको, लेकिन अगर इसमें कोई चीज एब्जॉर्ब करनी हो तो कम एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर इसी वायर को हम अगर ऐसे 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 कर दें तो इतनी ही दूर में, यहाँ पे जैसे मान लो ये 10 मीटर का है, तो इतनी ही दूर में हम इसको 25 से 30 मीटर वायर
ऐसे ऐसे करके हम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखो जब जो चीज फूड जो हमारा एब्जॉर्ब होना है वो बस यही यही एब्जॉर्ब होगा। तो जब ये 10 मीटर है तो 10 मीटर में ही एब्जॉर्ब होगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे ऐसे राउंड फॉर्म में रख दिए तो 25 से 30 मीटर में एब्जॉर्ब होगा। तो फिर एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वही काम यहाँ पे क्या करता है, ये जो भिलाई है वो क्या करता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे उंगलियां होती उसी शेप में इसका प्रोजेक्शन होता है, और इस प्रोजेक्शन में यहाँ पे फूड्स एब्जॉर्ब होते हैं ऐसे ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे। जो डाइजेस्टिव फूड जो होते हैं हमारे, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो यहीं से एब्जॉर्ब होते हैं। फिर यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स द्वारा सारी बॉडी के पार्ट्स में फैलाए जाते हैं। तो फिर भिलाई को अगर डिफाइन करना हो तो इट इज अ finger like projection which increase the surface area for absorption of food, absorption of digested food। ठीक है, विलाई क्या है, विलाई हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या होता है कि सरफेस एरिया डाइजेस्टेड फूड के लिए इंक्रीज करता है, और प्रेजेंट कहां होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विलाई का डायग्राम भी बनाना चाहो तो ऐसे आप बना सकते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको ऐसे डायग्राम में दिखा सकते हो कि दिस इज विलाई। ठीक, तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करें अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। यहां तक ये बातें आपने क्लियर कर ली, ये सारी चीजें हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम कवर कर लिया। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से हम यहां बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या होता है, अबाउट 1.5 टू 1.8 मीटर। ठीक है, अबाउट लगभग मान लो 1.5 से 1.8 मीटर लॉन्ग होते हैं, ये लेंथ में इनकी 1.5 से 1.8 मीटर होता है। ठीक है, अब इसमें पता है क्या होता है, फिर इसमें देखो जो जो चीज बची हुई कुछ रहती है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर फिर यहाँ से अनवांटेड फूड पूरा डाइजेस्ट होने के लिए बाहर की ओर भेज दिए जाते हैं एनस की साइड। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। और ये जो इसका सीकम होता है ये कहां तक, ये एक्सटेंड्स टू वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये जो इसका सीकम पार्ट होता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तक एक्सटेंड रहता है, बड़ा रहता है। ये देखो ना, जैसे ये वाला पार्ट इसका देखो, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये। अब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पता है क्या, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में पहले जिनका वर्क था लेकिन अब उनका वर्क नहीं रह गया, तो इस तरह के ऑर्गन को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अगर क्वेश्चन आता है नेम टू एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन, तब क्या करेंगे, तो अगर आपको पूछ लिया 2 वेस्टिजियल ऑर्गन, तो एक आप लिख दीजिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और दूसरा ये आपका ईयर पिन्ना, इसका भी कोई काम नहीं है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट पार्ट 8th नंबर, एनस। ठीक है, क्या होता है एनस, एनस क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स गेट आउट ऑफ बॉडी फ्रॉम हियर, बॉडी फ्रॉम एनस। जो ये अनडाइजेस्टेड, जो हमारी बॉडी सारी चीज डाइजेस्ट कर नहीं सकती, सारी चीजें यूजफुल भी नहीं होती, तो जितना बॉडी को यूज था, जितना उसकी जरूरत थी उसने उतना डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो क्या हुआ, एनस के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इंजेशन माउथ के थ्रू, ठीक है, और इजेशन एनस के थ्रू। ठीक है, तो फिर ये बातें क्लियर हो गई, हमारा एनस भी
तो हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लिया आपने। तो फिर अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ उनका टॉपिक सिक्योर होता है। क्या बात भाई, हो गया, पढ़ते रहो यार, इतनी जल्दी खत्म 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 फटाफट, क्या बात है, मतलब मजा ही आ गया ना। बस मजे लेते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ाई को मजे में ना लेना। मजे लेके पढ़ना अलग बात है और पढ़ाई को मजे में ले लेना अलग बात है। अगर तुम पढ़ाई के मजे ले लिए तो ठीक, अगर पढ़ाई को मजे में ले लिए तो पढ़ाई तुम्हारे मजे ले लेगी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। क्या बोल दिए सर, पढ़ाई से ही हमारी मजे ली वाली है, अजीब बात है। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड अभी हमने लिखे थे, कितने होते हैं? 4 होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड लीवर एंड पैंक्रियास। तो पहला सैलिवरी ग्लैंड। अब देखो हमने अभी इसको आप उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ी छोटी छोटी बातें इस बारे में बता दें बस। प्रेजेंट इन बकल कैविटी, सिक्रीट सलाइवा। ठीक है, क्या होता है, ये बकल कैविटी में प्रेजेंस होता है और सलाइवा को सिक्रीट करता है। ठीक है, ठीक। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। तो ये हो गया हमारा पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। तो ये हो गई हमारी किसकी बात? सैलिवरी ग्लैंड की बात हो गई। ठीक, दूसरा हमारा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है हमारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक, सिक्रीट HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, अब इन तीनों चीजों का फंक्शन क्या है और क्या क्या चीज कैसे कैसे इनका वर्क है, ये मैं आपको अभी जब हम डाइजेशन स्टमक की बात करें तो आपको बता दिया हूं। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात आती है तो फिर इसको लिख देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे। ओके स्टूडेंट, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। किस पे बढ़ते हैं आगे हम? अब हम आगे बढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में। कौन से ग्लैंड? लीवर। ठीक है, अब देखो भाई लीवर क्या होता है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये देखो, ये क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, यही है लीवर। यहाँ पे ये जो है ये लीवर है। और ये क्या होता है? रेड ब्राउन इन कलर। किस कलर में होता है? हल्का रेडिश ब्राउन में। ठीक है, रेडिश ब्राउन, रेडिश मूली वाला नहीं, रेडिश, हल्का रेड कलर का ब्राउन इन कलर। ठीक, ये बात हो गई। अब देखो एक बात ये होती है, लीवर सिक्रीट क्या करता है? लीवर सिक्रीट करता है, सिक्रीट बाइल जूस। ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये बात क्लियर हुई, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, स्टोर, सिक्रीट बाइल जूस एंड स्टोर इन, कहां पे स्टोर होता है? जो बाइल जूस होता है वो स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, देखो ये जो यहां से लीवर में बाइल जूस सिक्रीट किया, और बाइल जूस कहां पे स्टोर है? गॉल ब्लैडर में। ठीक, और ये बाइल जूस किसमें स्टोर है? गॉल ब्लैडर में। और बाइल जूस क्या करता है? फ्रॉम बाइल जूस गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से कहां पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, देखो ये बात हुई। अभी तक हमने क्या बात किया कि लीवर हुआ, लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, और बाइल जूस क्या हुआ? बाइल जूस जो सिक्रीट हुआ वो स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जो स्टोर्ड बाइल जूस है वो कहां चला जाता है? वो जाता है किसमें जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो लीवर के बारे में कि इतना इसका स्ट्रक्चर, इतना बहुत है लीवर। ज्यादातर अगर शॉर्ट नोट आता है तो 1 से 2 नंबर में, और उसमें अगर इतना लिख दोगे तो फटाक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में। इसके बारे में, पैनक्रियास के बारे में, हमारा लास्ट ग्लैंड। ठीक है, क्या है? पैनक्रियास।
तो सबसे पहली बात तो इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। अब देखो भाई इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्या कहते हैं। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मेनली अगर देखा जाए तो उसको हमें एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करते हैं कि अपना सिक्रीटन ब्लड में नहीं सिक्रीट करते, वो डायरेक्टली जहां सिक्रीट करना सिक्रीट कर देते हैं। और एंडोक्राइन क्या होता है, वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट करते हैं। तो ये पैनक्रियाज जो है ये क्या है, ये ब्लड में भी अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है और वैसे भी सिक्रीट कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और ये है ये पैनक्रियाज, ये यहाँ पे जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। अब ये सिक्रीट क्या करता है, ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, ये है पैनक्रियाज और ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं प्रोटीन और फैट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक अभी बातें क्लियर हुई। एक बार हम इसको थोड़ा एक बार डायग्राम फिर से देख लें। क्या है, माउथ से हमने फूड लिया, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड, माउथ के बाद फूड लिया बगल कैविटी में जहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, टंग, टीथ एंड पैलेट होता है। उसके बाद फिर उसने वहां पे उन सब चीजों का मिक्सअप हो गया और फिर फूड एकदम स्लिपरी बन गया। और वो स्लिपरी फूड आया पहले आया फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद आया ईसोफेगस में। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन चैम्बर फूड पाइप का। उसके बाद ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड आया हमारा स्टमक में। स्टमक के अंदर क्या हुआ, फूड 3 घंटे तक रहता है और स्टमक वाइडेस्ट ऑर्गन है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट करते हैं, स्टमक में। और क्या क्या सिक्रीट करते हैं वो, एससीएल, म्यूकस एंड पेप्सिन। और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फूड आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। बात यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अभी हम कुछ क्या दे दें, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, रोल ऑफ एचसीएल इन स्टमक। दूसरा क्वेश्चन, रोल ऑफ म्यूकस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाई पैनक्रियाज आर नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, चौथा क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब बाकी फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अपने नोट्स में इसको शामिल करिए। और बाकी आपको जो प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताइए या हमारी वेबसाइट पे जाइए। और ना हो तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हो और हम विदिन 24 आवर आपकी ईमेल को हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हमारी गारंटी है। ओके स्टूडेंट, और बाकी फिर ये पूरा नोट्स बनाते जाइए और पढ़ाई करते जाइए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना न भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अपनी स्टडी को एंजॉय करिए। बाय।